नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 मिनट 18 मंडल के साथ। बरेली की प्रेमनगर पुलिस ने नकली मोबिल ऑयल बनाने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार। ब्रांडेड कंपनियों के खाली डिब्बों सहित उपकरण और पदार्थ किया बरामद। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर भेजा गया जेल। अलीगढ़ की बन्ना देवी पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। डीएपी की चोरी करने वाले चोर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बरामद की डीएपी की 485 बोरियां। आरोपियों ने रेलवे ट्रैक से चोरी की थी डीएपी की 500 बोरियां। फर्रुखाबाद के मोहल्ला पुरानी सब्जी मंडी में गारमेंट्स की दुकानों पर स्पार्की कंपनी की टीम ने मारा छापा। भारी संख्या में स्पार्की कंपनी का नकली कपड़ा हुआ बरामद। एक हफ्ते से कंपनी के लड़के बाजार में नकली ग्राहक बनकर घूम रहे थे। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त ऑफिस में नवयुक्त पुलिस कमिश्नर ने की प्रेस वार्ता। विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने संभाला कार्यभार। कहा, सीनियर सिटीजन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता। गोरखपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में चला बाबा का बुलडोजर। नगर निगम की टीम ने 10 करोड़ रुपए की जमीन को कराया कब्जा मुक्त। इंडस्ट्रियल एरिया के वार्ड संख्या 10 लक्ष्मीपुर का पूरा मामला। आगरा के ताजगंज में मेट्रो निर्माण में लगाई जाने वाली दीवार का बड़ा संख्या में लोग कर रहे विरोध। लोगों का कहना, पूरी तरह से रास्ता हो जाएगा अवरुद्ध। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर और मेट्रो अधिकारियों से भी की शिकायत। कानपुर देहात के नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार स्कूली वैन अनियंत्रित होकर पलटी। टायर फटने से हुआ हादसा। 7 बच्चे घायल, 2 की हालत नाजुक। कानपुर हेलेट किया गया रेफर। बरेली की बहेड़ी थान मंडी में केंद्रों से गायब हुए किसान बिचौलियों का दिख रहा बोलबाला। केंद्रों पर किसानों को धान का रेट मिल रहा बेहद कम। घर से बिचौलियों के हाथ अपना धान बेचने को मजबूर हुए किसान। अलीगढ़ में कारागार में बंदी के दौरान कैदी ने खींची तस्वीर। जेल से रिहा होने के बाद सोशल मीडिया पर की वायरल। जेल सुप्रीडेंट का कहना, कैदी ने भाई दूज के अवसर पर ली थी तस्वीर। खींचने वाले फोटो स्टूडियो को किया गया प्रतिबंधित। कासगंज के जिला कारागार से 32 बुजुर्ग कैदी किए जाएंगे रिहा। प्रशासन ने राज्य प्रिजन कमेटी को भेजे पत्राचार। सभी कैदी काट चुके हैं 14 वर्ष की सजा। डीएम और एसपी ने कारागार का भी किया निरीक्षण। खामियां सुधारने के दिए निर्देश। आजमगढ़ में विद्युत कर्मचारियों ने कार्य का किया बहिष्कार। अपनी मांग को लेकर डटे विद्युत कर्मचारी। विद्युत संबंधी सारा कार्य हो रहा बाधित। रायबरेली के मिल एरिया में प्रेमिका को पैसों की अधिक डिमांड होने पर प्रेमी ने खुद को उतारा मौत के घाट। पति की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने पर व्यक्ति ने बनाया था महिला के साथ अवैध संबंध। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल हवाई अड्डे में फुल स्केल एयरक्राफ्ट इमरजेंसी मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। अग्निशमन दल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सीआईएसएफ, यूपी पुलिस तमाम चीजों ने लिया हिस्सा। बरेली के थाना बिशारतगंज क्षेत्र में खाकी के सामने महिला ने लहराया तमंचा। वीडियो हो रहा तेजी से वायरल। मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को प्रतिष्ठा की सीट बनाया हुआ है, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि जब मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगे हुए थे तब समाजवादी पार्टी की सरकार में बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। किसान अपने खेतों में नहीं जा सकते थे। उस समय विक्रम सैनी ने बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए काम किया। इसलिए उन्होंने सीट पर हुए उपचुनाव में विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को प्रत्याशी बनाया। वो एक गृहिणी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने कहा कि जब किसानों के मसीहा का नाम आता है तो उसमें चौधरी चरण सिंह का नाम आता है, और चौधरी चरण सिंह एक ऐसे किसान नेता थे जिन्होंने अपराधियों को अपने नजदीक तक नहीं आने दिया।
मगर जयंत चौधरी अपराधी को चुनाव लड़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हमारे पूर्व सांसदगण श्री सोहनवीर सिंह जी, डॉक्टर यशवंत सिंह जी, पूर्व विधायक श्री संगीत सोम जी, पूर्व विधायक श्री उमेश मलिक जी, पूर्व विधायक श्री अशोक कंसल जी, प्रमोद उटवाल जी, श्रीमती मिथिलेश पाल जी, प्रशांत चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और खतौली विधानसभा क्षेत्र में। आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए निशाना साधा। अग्रवाल ने कहा कि शर्म नहीं आती मुजफ्फरनगर दंगों की बात करते हुए। बीजेपी को यह नहीं भूलना चाहिए कि खतौली उपचुनाव क्यों हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही मुजफ्फरनगर दंगे का आरोपी था। विक्रम सैनी को न्यायालय ने दोषी पाया है। उत्तर प्रदेश का कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी बिना दंगों की बात किए हुए, बिना धर्म की बात किए हुए, बिना मंदिर मस्जिद की बात किए हुए संपन्न होने नहीं दे सकती है। वो चाहे मुख्य चुनाव हो या उपचुनाव हो। मुजफ्फरनगर दंगों की याद भारतीय जनता पार्टी को आनी ही थी, क्योंकि पिछले 6 सालों में अगर उन्होंने काम किया होता तो 2013 के दंगों के घाव को वो कुरेद नहीं रहे होते। मुजफ्फरनगर दंगों में कौन दोषी पाया गया है? भारतीय जनता पार्टी का विधायक, जिसकी वजह से आज उपचुनाव खतौली में हो रहा है। न्यायालय ने उसको दोषी पाया है और उसके बावजूद भाजपा को शर्म नहीं आती है मुजफ्फरनगर दंगों की बात करते हुए। जहां भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने आए सीएम योगी ने आरएलडी और सपा पर जमकर भड़ास निकाली, तो वहीं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने नुक्कड़ सभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर पलटवार किया। जयंत चौधरी ने कहा कि वे प्रदेश के मुखिया हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि आज भी वोट मांगने आए हैं, कम से कम आज तो मीठी बात कर लें। सीएम आज भी बुलडोजर और ठोकने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि आज मुख्यमंत्री खतौली में आ रहे हैं और वो केवल पलायन और दंगे की बात करेंगे। ये मत पूछो कितना मिलेगा, ये लो चुपचाप पर्ची और लौटो अपने घर। ये क्या है? ये तानाशाही नहीं है। ऐसी व्यवस्था चलाना चाहते हो क्या आप? इस क्षेत्र के वो लोग हैं जो सर उठा के जिन्होंने बड़े बड़े किसान आंदोलन को रचा है। किसी भी शासक को नहीं माना कि वो आपकी यहां चलती थी, किसान की टूटी बोलती थी। और अभी इतना बड़ा आंदोलन आपने किया 13 महीने बिना मुजफ्फरनगर क्षेत्र, बिना खतौली के बुद्धिजीवी अगर नहीं आते, किसान नहीं आते, तो आंदोलन हो जाता क्या? वो आपकी बड़ी जीत थी। हमारे तो हौसले उससे और बड़े हैं। लोग तो कहते थे सरकार झुकेगी नहीं, प्रधानमंत्री कभी माफी नहीं मांगेंगे, प्रधानमंत्री कभी गलती नहीं करते, बहुत सोच समझ के वो निर्णय लेते, वो कभी पीछे नहीं हटते। तो आपने ये जता दिया, आपने दर्शा दिया, आपने दिखा दिया कि उस समय बीजेपी 13 महीने जो कह रहे थे किसान आतंकवादी है, ये अंदाता नहीं है, ये कुछ गुर्गे हैं, ये चंद लोग हैं, ये किसान की आवाज नहीं, ये पाकिस्तान से है, बाहर से, विदेश से, पता नहीं क्या क्या नहीं, खालिस्तानी है। आपने साबित कर दिया वे लोग गलत थे। उधर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी आज मैनपुरी पहुंचे और कहा कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी से संबंध विच्छेद किए थे और ग्रैंड अलायंस के पार्टनर बने थे, उस दिन से ही उन्होंने घोषणा की थी कि अब विपक्षी एकता का प्रयास करेंगे। साथ ही कहा कि अच्छा होता अगर भारतीय जनता पार्टी भी मुलायम सिंह जी को ट्रिब्यूट के तौर पर यहां से अपना उम्मीदवार खड़ा न करती। देश की किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने यहां पर अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। देश की किसी भी रीजनल पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। समूचे विपक्ष हैं, हम अपील करना चाहते हैं अखिलेश यादव जी से, खासतौर से इसलिए करना चाहते हैं कि नेताजी भी विपक्षी एकता के अलंबरदार थे। मैं तो 50 साल उनके साथ रहा हूं। एरन जी जानते हैं कैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश में जनता को इकट्ठा किया, पार्टी को इकट्ठा किया। जब पराजित हो गए काशीराम के साथ तय किया। तो नेताजी नए नए अनुभव करते थे
वो जिम्मेदारी अब अखिलेश के कंधों पे भी आके पड़ी। लिहाजा हमारी पार्टी जो जनता दल यू है, उसने अपना 17 साल पुराना नाता तोड़ा। इन्हीं वजह से जो संवैधानिक संस्थाएं सब चूरमूर हो गई। कभी आपने सुना है कि चीफ मिनिस्टर कहे कि विधानसभा का सत्र बुलाओ, स्पीकर मैंने करते ना। मैं कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि गवर्नर मुख्यमंत्री की बात मानने से मैंने कर दी? एक तरफ भाजपा मैनपुरी उपचुनाव प्रचार में जान झोंक रही है, तो दूसरी तरफ सपा की ओर से डिंपल यादव को जीत दिलाने के लिए पूरा यादव कुनबा और खासकर शिवपाल सिंह यादव मशक्कत कर रहे हैं। इस कड़ी में बुधवार को भी शिवपाल यादव ने मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि नेताजी 8 बार विधायक बने, 4 बार सांसद बने। ये चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव है, हम सबकी प्रतिष्ठा दांव पर है। सावधान रहना और डरना भी नहीं है। चुनाव सीधा सीधा भाजपा सरकार के साथ और जिला प्रशासन से है। हमारी जो प्रत्याशी है डिंपल यादव, हमारे परिवार की बहू है और पूरे समाजवादियों की हमारी बहू है और इस चुनाव में मैदान में है। और इतनी बड़ी जीत दिला देना, दूर दूर तक विपक्षियों का पता न चला। विंध्याचल धाम में पहुंचे प्रदेश सरकार में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने दर्शन पूजन किया। साथ ही निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर की प्रशंसा करते हुए कहा कि जल्द ही ब्रिज में भी कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। सपा सरकार में दर्जा मंत्री रहे और कांग्रेस नेता हाजी इकराम कुरैशी को 7 साल की कैद हुई। आपको बता दें कि वर्ष 2000 में थाना गल शहीद में हाजी इकराम कुरैशी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 में केस दर्ज हुआ था। एमपी एमएलए कोर्ट ने बिजली चोरी के एक मामले में यह सजा सुनाई है। हालांकि शाम तक सपा के पूर्व मंत्री हाजी इकराम कुरैशी न्यायिक अभिरक्षा में थे। फिलहाल हाजी इकराम कुरैशी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। कोर्ट का निर्णय है, अपील करेंगे। क्या निर्णय आया? अब जो भी आया, इस वक्त जो भी आया वो माननीय है। ये क्या आया, आप बता पाएंगे कुछ? पता नहीं साहब कितने साल की सजा सुनाई है, ये आया। नहीं, आपको भेजा जा रहा है, कुछ तो डिसीजन आपको सुनाया होगा उसी के बाद में कस्टडी हाँ, में सुनाया है। तो क्या बोला उन्होंने? कुछ संज्ञान में डाला? वह आगे अपील करेंगे। हम ये है और क्या। अच्छा, जो चल रहा था वही सच्चाई है कि इसमें बिजली चोरी के मामला था, ये क्या सच्चाई है? अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं है, मेरा कोई मतलब ही नहीं है। और चलिए अब रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के हितों को देखते हुए नौकरियों में उनके आरक्षण को लेकर पहले दिन से गंभीर है। लिहाजा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए और हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित कराकर अब राज्य सरकार सीधे नौकरियों में आरक्षण पर कानून ला रही है। सरकार ने जो वादा किया उसे पूर्ण किया। साथ ही धामी ने धर्मांतरण और विधायक निधि से कटने वाली जीएसटी पर भी बयान दिया। राज्य उत्तराखंड मातृशक्ति ने बहुत संघर्ष और बदौलत ये राज्य हमको मिला और मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमारे राज्य में है। पिछले दिनों जब माननीय न्यायालय से उच्च न्यायालय से इस प्रकार का फैसला आया तो हमने तभी कहा था कि हम हर स्तर पर जाकर मातृशक्ति के हितों के लिए काम करेंगे और मातृशक्ति को न्याय दिलाने के लिए, मातृशक्ति के विकास के लिए, मातृशक्ति के संवर्धन के लिए जिस प्रकार से भी हमको संघर्ष करना होगा, जिस प्रकार से भी सरकार का काम होगा, हम वो काम करेंगे। हम पहले उच्चतम न्यायालय में गए, एसएलपी हमने दायर करी, वहाँ से हमको राहत मिली और उसके बाद हमने चूँकि उसको पुख्ता करने के लिए कि हमारी मातृशक्ति का 30% क्षैतिज आरक्षण बना रहे, उसके लिए हमने विधानसभा के अंदर पहले ही कहा था कि हम विधेयक लाएंगे, एक्ट के रूप में इसको क्रियान्वित करेंगे
अब हम विधेयक लेकर आए हैं। राज्य उत्तराखंड मातृशक्ति ने बहुत संघर्ष और बदौलत ये राज्य हमको मिला और मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमारे राज्य में है। पिछले दिनों जब माननीय न्यायालय से उच्च न्यायालय से इस प्रकार का फैसला आया तो हमने तभी कहा था कि हम हर स्तर पर जाकर मातृशक्ति के हितों के लिए काम करेंगे और मातृशक्ति को न्याय दिलाने के लिए, मातृशक्ति के विकास के लिए, मातृशक्ति के संवर्धन के लिए जिस प्रकार से भी हमको संघर्ष करना होगा, जिस प्रकार से भी सरकार का काम होगा, हम वो काम करेंगे। हम पहले उच्चतम न्यायालय में गए, SLP हमने दायर करी, वहाँ से हमको राहत मिली और उसके बाद हमने चूँकि उसको पुख्ता करने के लिए कि हमारी मातृशक्ति का 30% क्षैतिज आरक्षण बना रहे, उसके लिए हमने विधानसभा के अंदर पहले ही कहा था कि हम विधेयक लाएंगे, एक्ट के रूप में इसको क्रियान्वित करेंगे। अब हम विधेयक लेकर आए हैं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। वहीं सत्र समाप्ति के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने मीडिया से बातचीत में सत्र के सफल संचालन को लेकर सभी का धन्यवाद किया। साथ ही सदन में पास हुए महिला आरक्षण, धर्मांतरण बिल को लेकर भी अपनी बात रखी। जो बिजनेस मेरे पास आया या जो काम मेरे पास आया वो हमने 2 दिन में पूरा किया। इस वजह से सत्र 2 ही दिन चला। मैम, ये चिंता का विषय नहीं है कि समयावधि सिमटता जा रहा है, जबकि ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए, होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समय होना चाहिए। ये बात आपकी कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं घूम फिर के उसी पे जाती हूँ। सत्र चलता है, सदन चलता है टैक्स पेयर के पैसे से, और जब मेरे पास कोई भी बिजनेस नहीं होगा तो मेरे लिए सत्र चलाना बेमाने है। जस्ट टू सैटिस्फाई कोई पॉलिटिकल किसी का एजेंडा हो सकता है, केवल उसके लिए मैं सत्र चलाऊं और 3 या 6 या 10 दिन चलाऊं, ये टैक्स पेयर के साथ खिलवाड़ होगा। हार्ड अर्न मनी है, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, तो इसलिए बिजनेस होगा तो हम 5 दिन 7 दिन जितना भी दिन का बिजनेस होगा उसको अवश्य चलाएंगे। लेकिन इन 2 दिनों में भी मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी चीजों पर यहाँ पे विचार विमर्श हुआ, डिस्कशन हुआ, और मैं काफी प्रसन्न हूँ कि हमारा जैसे ये अभी बिल पास हुआ है, ये महिला आरक्षण का जो है पारित हुआ, विधेयक हमारा पारित हुआ। तो ऐसे बहुत सारी 2 दिन में हमने मैनेज किया कि हम काफी बिजनेस कर लें, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। सेकेंडली, मैं अपने पूरे विधानसभा सचिवालय के स्टाफ को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। ये मार्केट में र्यूमर था कि 182 के साथ विधानसभा कैसे चलेगी, बहुत अच्छे से चली। शायद आप मीडिया कर्मियों ने भी देखा होगा, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ पूरे बिल्डिंग में नहीं थी, साफ सफाई थी। प्रयास ये था कि बहुत ही सद्भाव से, प्रेम से, बिना किसी लड़ाई झगड़े के हम इस सत्र को पूरा करें, और इसलिए मैं अपने सेक्रेटरी को, रावत जी, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस मंच से। जहां एक तरफ विधानसभा सदन में सत्र का दूसरा दिन चल रहा था, तो वहीं सदन के बाहर उत्तराखंड क्रांति दल आंदोलनरत था। इरिगेशन 228 पदों की बहाली, महिला सुरक्षा, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने विधानसभा कूच कर दिया। लेकिन विधानसभा से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोका। यूकेडी के वरिष्ठ नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सरकार चुनाव से पहले अपने किए गए वादों के विपरीत काम कर रही है। चुनाव के समय में सरकार ने जो वादे किए थे, आज उन्हीं वादों के बिल्कुल विपरीत जाके काम कर रही है, जन भावनाओं के विपरीत काम कर रही है। चुनाव से पहले जो पद विज्ञापित किए थे कि इन पदों पे भर्ती की जाएगी, चुनाव जीतने के जस्ट बाद जैसे इरिगेशन के 228 पदों से इन्होंने भर्तियां जो है उसकी खत्म कर दी। महिलाओं के साथ भाजपा के नेता बलात्कार कर रहे हैं, और भाजपा सरकार के जो मिनिस्टर हैं वो उनका बचाव कर रहे हैं। भाजपा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती थी, लेकिन आज सारी बेटियां भाजपा से बच करके भाग रही हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और आज इसी तरीके के अन्याय और अपराधों के खिलाफ हम लोग आज सड़कों पे थे। विधानसभा हमने आज घेराव किया। विधानसभा उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने सभी मदरसों में ड्रेस कोड लागू करने का फैसला किया है, जिसका अब विरोध हो रहा है। वहीं जनता टीवी से खास बातचीत में शादाब शम्स ने ड्रेस कोड लागू करने को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर
खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजीत कांबोज ने शादाब शम्स से। उत्तराखंड प्रदेश में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स जी ने ऐलान कर दिया है कि सभी मदरसों में अब ड्रेस कोड अनिवार्य तौर पर लागू होगा और खुद शादाब शम्स जी इस वक्त हमारे साथ है। शादाब जी, किस तरह से पूरा प्लान है आपका, ड्रेस कोड कैसे आप लागू करेंगे? देखिए, मदरसा एक अरबिक वर्ड है जिसकी हिंदी अनुवाद जिसका विद्यालय होता है और इंग्लिश में उसे स्कूल कहते हैं। तो ये विद्या के मंदिर हैं और सारे स्कूल्स में एक ड्रेस कोड की तरह ड्रेस में यूनिफॉर्म में बच्चे जाते हैं। तो मेरे मदरसे में मेरे बच्चों को यूनिफॉर्म ना मिले तो मुनासिब नहीं है। हमने कहा है कि हम मॉडर्न मदरसे बना रहे हैं। मॉडर्न मदरसे में मेरे बच्चे मॉडर्न होंगे, वो एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ेंगे, वो इंग्लिश स्कूल में जाएंगे, प्रॉपर अच्छे ड्रेस में जाएंगे। क्या मेरे बच्चों का अधिकार नहीं है कि वो अच्छे ड्रेस में जाएं? तो इसलिए हमने तय किया है कि 103 मदरसे जो उत्तराखंड के हैं वक्फ बोर्ड के पास, उन 103 के 103 मदरसों में हम ड्रेस कोड भी लागू करेंगे, उसमें एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करेंगे। सुबह फजर की नमाज से 8 बजे तक अपना कुरान का दर्स होगा और 2 बजे के बाद वो फिर मदरसे के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कुरान के तालिब इल्म होंगे वो वहाँ पर अपनी स्टडीज़ करते रहेंगे, एज अ हॉस्टल में रहेंगे, और जो स्कूल वाले डे स्कॉलर होंगे वो बच्चे, मुस्लिम बच्चे आएंगे और अपना स्कूल की शिक्षा भी पाएंगे और बोर्डर्स के साथ पढ़ेंगे भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज बदलते हुए भारत में, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे दादा के पास, शायद दादाजी के पास हमारे मोबाइल नहीं होता था, हमारे पिताजी के पास भी नहीं होता था, लेकिन हमारे पास है। हमारे बच्चे पैदा हुए तो उनके हाथ में मोबाइल था। तो हम ये कह सकते हैं कि अब देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, नए विजन, नई सोच के साथ हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा और ऐसे बच्चे आगे आए कि जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पर चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर, साइंटिस्ट बने और देश को ताकत देने का काम करें। मुझे लगता है कि जो मोदी जी ने सपना देखा था कि मदरसों के बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान और दूसरे में लैपटॉप हो, वो देवभूमि उत्तराखंड से आपको बहुत जल्द नजर आएगा। लेकिन अध्यक्ष जी, इसमें आपका जब से फैसला सार्वजनिक हुआ है तब से इसका विरोध भी शुरू हो चुका है, तो उसको कैसे आप डाउन करेंगे? देखिए, विरोध करने वाले विरोध करेंगे, हमें काम करना है। और मुझे लगता है कि मेरे बच्चों के बारे में, मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, मैं भी तो मुसलमान हूं। क्या कोई इसलिए मुझसे नफरत करे कि मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ओतप्रोत हूं तो इसलिए आप मुझसे नाराजगी दिखाएंगे? मुझे भी मेरी कम्युनिटी के बच्चों की चिंता है। मैं भी चाहता हूं उन्हें बेहतर भविष्य मिले और उनका बेहतर भविष्य तभी मुमकिन है जब मेरे बच्चे एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान लेके चलेंगे। तो जो अपने आप विरोध करने की राजनीति करें, उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों को जो विरोध करने वाले हैं वो जरा मदरसे की तालीम तक सीमित रखें, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ना पढ़ाएं, तो मैं मानूं उनका विरोध जायज़ है। ये तो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स जी, जिन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत में साफ कर दिया है कि ड्रेस कोड तो मदरसों में हर हाल में लागू होगा। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो फिर अपने बच्चों को इंग्लिश माध्यम से पढ़ाने की इच्छा ना जताएं। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत कांबोज, जनता टीवी, देहरादून। उधर पुलभट्टा पुलिस और एएनटीएफ रुद्रपुर की टीम ने चेकिंग के दौरान 2 महिलाओं को 1.5 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों महिलाएं रोडवेज की बस में बरेली की ओर से आ रही थी। पुलिस की चेकिंग देखकर वो बस से उतर गई। पुलिस को शक हुआ तो उनकी तलाशी ली गई। पुलिस की तलाशी में दोनों महिलाओं के पास से अलग अलग 1.5 किलो अफीम और मेकअप का सामान जब्त किया गया। पुलिस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अफीम की कीमत 15 लाख रुपए की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बागेश्वर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में निजी ठेके पर चलाई जा रही खड़िया खदानों में काम कर रहे देशी और विदेशी मजदूरों की गणना और रजिस्ट्रेशन का जिम्मा भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघ की बागेश्वर जिला इकाई करेगी। भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघ की बागेश्वर जिला इकाई के जिला अध्यक्ष प्रदीप तिवारी का कहना है कि बागेश्वर में खड़िया खदान की जो माइनें संचालित की जा रही हैं, उन खड़िया माइनों में 90% विदेशी मजदूरों को ठेके में रखकर कार्य कराया जाता है। तो वहीं 5 दिन पहले उत्तराखंड सरकार ने राम बारात का अभिनय करने के लिए रामनगर के कानिया गांव से सरकारी कलाकारों की टीम को नेपाल के जनकपुर भेजा था, जहां कलाकारों ने प्रदेश की संस्कृति को बिखेरते हुए नेपाल की जनता को मंत्र मुग्ध कर दिया। आज नेपाल से रामनगर पहुंचे कलाकारों का लोगों ने भव्य स्वागत किया। सीता जी नेपाल में जनकपुर की रहने वाली थी और आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि भगवान राम का विवाह यहीं से नवंबर माह की पंचमी को हुआ था। इस दृष्टि से भी इन कलाकारों का जनकपुर जाना प्रदेशवासियों के लिए अहम मायने रखता है। हालांकि रामलीलाओं में राम विवाह का अभिनय अलग अलग तिथियों को किया जाता है।
रुख करते हैं अगली खबर का। रेवड़ी से शुरू हुई सियासत पेंडुलम पर आकर लटक गई है। चाचा और भतीजे की नजदीकियां कहीं न कहीं भाजपा को भी अखर रही हैं, लेकिन अखिलेश भी सूबे के मुखिया को खरी खरी सुनाने से परहेज नहीं कर रहे। योगी जी ने जहां एक और शिवपाल को पेंडुलम से संबोधित कर वार किया, तो अखिलेश ने भी योगी पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी अभी चाचा को समझ नहीं पाए हैं, ऐसा झूला झुलाएंगे कि पता नहीं चलेगा कि वो कहां गए। हालांकि अब सुखबुगाहट यह है कि चाचा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, चूंकि सीबीआई ने रिवर फ्रंट घोटाले में पूछताछ की अनुमति मांगी है। फिलहाल मैनपुरी की गर्माती सियासत पर प्रसपा के मुख्य प्रवक्ता दीपक मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैनपुरी की सियासत गर्मा गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा को अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की नजदीकियां अखर रही हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और प्रसपा के इस समय सबसे कद्दावर नेता दीपक मिश्रा है, जो हर मुद्दे पे खुलकर वार भी करते हैं और पलटवार भी करते हैं। इनसे एक खास बातचीत करेंगे। दीपक जी, इस समय सबसे ज्यादा जो है राजनीति केंद्र में पेंडुलम शब्द आ गया, रेवड़ी के बाद पेंडुलम। क्या शिवपाल जी वाकई पेंडुलम बन गए, इधर से उधर इधर से उधर? शिवपाल सिंह जी तो अपनी धुरी पर कायम है, हमेशा कायम है। बता रहे हैं, हमेशा से वो कहते रहे कि हम संपूर्ण समाजवादी परिवार की एकता चाहते हैं। संपूर्ण समाजवादी परिवार में सिर्फ सैफई परिवार ही नहीं, उनका ही बयान था हम कभी एक नहीं होंगे, जेपी और लोहिया की पूरी समाजवादी परिवार। तो एक चीज, दूसरी चीज, पेंडुलम का महत्व आप किसी विज्ञान के छात्र से सीखिए, पूछिए। पेंडुलम पर ही तो गैलीलियो ने दुनिया का सबसे सर्वमान्य सिद्धांत दे दिया। और अगर योगी जी पेंडुलम कह रहे हैं तो इसका मतलब वे स्वीकार रहे हैं कि शिवपाल सिंह जी जिधर होंगे जय उधर होगी, उधर ही जीत का सुर्ख परचम लहराएगा। और वो जो कृत्य किए है उनकी सरकार ने, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला इसलिए नहीं है कि शिवपाल सिंह जी को अव्वल हमारे प्रदेश और देश की जनता प्रेम करती है, उनका सम्मान करती है, तो उन्हें खतरा जैसे शब्द उनकी शब्दकोश में नहीं है। हाँ, आप देखिए मजाक किसे कहते हैं, अपमान किसे कहते हैं। एक तरफ आप नेताजी की दुहाई दे रहे हैं, मंच से उनका नाम ले रहे हैं, उनके नाम पे लोगों से अपील कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के साथ उनके लक्ष्मण और हनुमान राजनीतिक रूप से अपमान कर रहे हैं। ये होता है पेंडुलिज्म। आप पहले तय करिए, नेताजी का सम्मान है तो फिर ये अपमान क्यों? लेकिन जा क्यों नहीं रहे हैं? प्रसपा समाजवादी साथी वहाँ पे काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव की जरूरत नहीं, परंपरा को तो तोड़ दिया कि उपचुनाव में प्रचार करने नहीं जाते। डिंपल यादव को 1 महीने से वहीं पे वहाँ पे गार्ड रखा है, डंडा। ऐसा नहीं है, अखिलेश जी तो वहीं के वोटर हैं। अब आप कुछ दिन बाद आप अखिलेश जी आपकी समाजवादी पार्टी के नेता ही कह रहे थे उनकी परंपरा नहीं है समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जाए। जो समाजवादी पार्टी के जो नेता कह रहे थे, भाजपा ने दहशत फैला दिया है कि वो रामपुर आजमगढ़ के हार को कहीं ना कहीं इस वजह से वो मैनपुरी में 1 महीने से टिके हुए। वो वहीं के मतदाता हैं, वो वहीं रहते हैं, वही उनका घर है। अब चुनाव होते कि अपना आदमी अपना घर छोड़ के चला जाए कहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रामपुर उनका घर नहीं है, उनका भी तो है, वहाँ पे भी तो जनता ने उनको वोट दिया। उनका घर कैसे हो सकता है? जनता तो जहाँ जहाँ आपको वोट देगी वो आपका घर है। जनता वहाँ आजम साहब के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के साथ पूर्णतः है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, चूंकि जीत सुरक्षित हो चुकी है सपा की, सिर्फ मैनपुरी ही नहीं, रामपुर में भी और खतौली में भी समाजवादी गठबंधन जीत रहा है। इसीलिए भाजपा परेशानी होकर ये सब चीजें, यही तो सवाल है ना दीपक मिश्रा जी। आजम खान को ये विश्वास भरोसा कैसे दिलाएंगे? वो कह रहे हैं मुझे धोखा मत देना। 2022 के जो उपचुनाव हुआ था रामपुर में, तुमने लोगों ने धोखा दे दिया था, इस बार धोखा में बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दीपक मिश्रा का साफ तौर पर कहना था कि रामपुर आजमगढ़ का छोड़िए, जनता जो है हमें मैनपुरी में अपना मत प्रतिशत सुरक्षित रख चुकी है और हमारी जीत की बुलंदी हासिल होगी। 2024 में भी हम फिर एक साथ मंच पर उसी तरह हुंकार भरेंगे। कैमरा के साथ मैं जसक जनता टीवी, लखनऊ। रुक रहे हैं फिलहाल एक ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।